हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69 बीपीएससी के टेस्ट 4 और दृष्टि आईएएस का टेस्ट है और ये इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। ठीक है, इस इकोनॉमिक्स के टेस्ट में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों शामिल है, भारत और बिहार का। साथ में करंट अफेयर भी कवर किया गया है, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न जो हमारा है, वर्ष 2023-24 में बजट व्यय का कितना प्रतिशत बिहार में शिक्षा के लिए आवंटित किया गया? ऑप्शन है 16.6%, 17.9%, 18.5%, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17.9%। ठीक है, याद रखना। एक चीज और याद रखना, 2022-23 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन था 14.8% से अधिक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना 2022-23 के बजट में, क्योंकि हो सकता है वो 22-23 के बजट की अपेक्षा पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। बिहार ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 7% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य हेतु औसत आवंटन 6.3% से अधिक है। आपको ये पता होना चाहिए। बिहार ने अपने व्यय का 3.3% कृषि के लिए आवंटित किया है और ये राज्यों द्वारा कृषि हेतु औसत आवंटन 5.8% की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कुल आवंटन कितना है बिहार बजट में? तो इसके लिए कितना भाई? 3610 करोड़, 3760 करोड़, 3852 करोड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए बिहार बजट में 23-24 के लिए ग्रामीण विकास के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ है? टोटल पैसा हुआ है 25,270 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। ठीक है, इसमें मनरेगा के लिए 3852 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, ये पता होना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3610 करोड़ रुपए, याद रखना। बिहार ने 23-24 में अपने बजट का 10.7% ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया है और ये राज्यों द्वारा औसत आवंटन से काफ़ी अधिक है। राज्यों द्वारा औसत आवंटन है 5.7%, लेकिन बिहार का कितना है? 10.7% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार बजट 23-24 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? कुल अनुमानित व्यय कितना है? 2,61,885 करोड़ रुपए, 2,85,519 करोड़ रुपए, 2,37,691 करोड़ रुपए, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 2,61,885 करोड़। ठीक है, याद रखना। अब ये 22-23 के संशोधित अनुमान से 8% कम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2023-24 के लिए राजस्व व्यय था 2,07,848 करोड़ रुपए प्रस्तावित था, 22-23 के संशोधित अनुमान से 9% कम। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी पर होने वाला खर्च शामिल है। 2022-23 में राजस्व व्यय बजट अनुमान से 19% रहने का अनुमान है। ठीक है, 22-23 याद रखना। 2023-24 के लिए पूंजी परिव्यय है 29,257 करोड़ रुपए, पूंजी परिव्यय 23-24 में, जो 22-23 के संशोधित अनुमान से 26% कम है। पूंजी परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है, तो आपको ये भी पता हो गया कि पूंजीगत परिव्यय क्या होता है? ये परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है। 22-23 में संशोधित अनुमान के अनुसार पूंजी परिव्यय बजट अनुमान से 33% अधिक होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 2,61,885 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाला अनुमानित सहायता अनुदान कितना है? तो 58,001 करोड़ रुपए, 53,378 करोड़ रुपए, 55,555 करोड़ रुपए, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 23-24 में जो सहायता अनुदान केंद्र से मिलने वाला है राज्य को, वो है 53,377.92, मतलब 53,378 करोड़ रुपया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये 22-23 के बजट अनुमान 58,001.29 करोड़ से 4623.37 करोड़ रुपया कम है। आपको याद रखना चाहिए, 22-23 वाले में था तो 58,001 करोड़ रुपया, लेकिन 23-24 में कितना? 53,378 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना कम है आपको ये पता हो गया कि ये कम है 4623.37 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 20 से 25 के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए विभिन्न विभागों का अनुमानित बजट कितना है? 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 2020 से 25 सुशासन कार्यक्रम 7 निश्चय 2 के तहत 23-24 के लिए विभिन्न विभागों में 5,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2023-24 में बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण कितना है? जीएसडीपी का 32.15%, जीएसडीपी का 37.23%, जीएसडीपी का 23.67%, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। देखिए 23-24 के अनुसार 23-24 में बकाया सार्वजनिक ऋण हो जाएगा 2,76,165.43 करोड़ रुपया, जो 8,58,928 करोड़ रुपए के जीएसडीपी का 32.15% होगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसका सही। ठीक है उत्तर। इसमें एक चीज और याद रख लें, 23-24 में सार्वजनिक खाते में देयता सहित कुल ऋण 3,24,762.35 करोड़ है, जो 8,58,928 करोड़ रुपए के जीएसडीपी का 37.81% है। मतलब सार्वजनिक खाते में देयता जो है वो इतना है। ठीक है, और परसेंटेज है 37.31, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न, बिहार बजट 23-24 में कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है? बिहार बजट 23-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 2,12,759 करोड़ रुपए, 2,12,327 करोड़ रुपए, 2,38,327 करोड़ रुपए, या एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,12,327 करोड़ रुपया। 23-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति है 2,12,327 करोड़ रुपया, जो 22-23 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक भी है। ठीक है, याद रखना इसमें से 56,212 करोड़ रुपये मतलब 26% राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 1,56,115 करोड़ मतलब 74% केंद्र से आएगा। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी राजस्व प्राप्ति का 49%, अनुदान है राजस्व प्राप्ति का 25% के रूप में होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्सेदारी जो केंद्र में है राज्य की केंद्रीय करों में। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का कुल कार्य राजस्व कितना अनुमानित है? बिहार का कुल कार्य राजस्व कितना है? 47,900, 49,700, 48,800, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? कुल कर राजस्व 49,700 करोड़ रुपए है ना, जो 22-23 के संशोधित अनुमान से 20% अधिक है। ये आपको याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49,700 करोड़ रुपया। ठीक है, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व 23-24 में 5.8% अनुमानित है। 22-23 के लिए राज्य ने बजट स्तर पर इस अनुपात का अनुमान 5.6% लगाया था। हालांकि संशोधित अनुमान के अनुसार ये कम होने की भी उम्मीद है अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 में उल्लिखित राजस्व प्राप्तियों में से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत कितना है? 23%, 27%, 37%, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज इसमें है कि राजस्व प्राप्ति में प्रतिबद्ध व्यय होता क्या है? प्रतिबद्ध व्यय का मतलब होता है जो वेतन है, पेंशन है, ब्याज का भुगतान है, यही सब हैं। इन सब पर जो व्यय किया जाता है वही होता है प्रतिबद्ध व्यय। तो 23-24 में बिहार में प्रतिबद्ध व्यय 78,910 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। 78,910 करोड़ रुपये आपको ऐसे भी याद रखना है, जो राजस्व प्राप्ति का है 37%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया 37%, इसका सही हो गया। इसमें वेतन जो कि राजस्व प्राप्ति का 15% है, पेंशन है 14%, ब्याज है 9%। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना, प्रतिबद्ध व्यय में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? ये भी आपको पता हो गया कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? वेतन का, उसके बाद पेंशन का, फिर उसके बाद ब्याज का है। 22-23 के
में औसतन राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्ति का 54% प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए आवंटित किया। बिहार में कम प्रतिबद्ध व्यय मुख्य रूप से वेतन पर कम खर्च के कारण है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार में कम प्रतिबद्ध व्यय का मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण हमको पता हो गया, वेतन पर कम खर्च है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। 2023-24 में पेंशन और ब्याज भुगतान में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 16% और 13% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि वेतन पर व्यय 4% बढ़ने की उम्मीद है। तो सही उत्तर इसका सी हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार 23-24 के अंत में बिहार की अनुमानित बकाया देनदारियां कितनी हैं। जीएसडीपी का 37.8%, जीएसडीपी का 27.7%, जीएसडीपी का 33%, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीएसडीपी का 37.8%। ठीक है, याद रखें। ये बकाया देनदारी क्या होती है। बकाया देनदारी जो होती है वो एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय होती है। एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय होती है बकाया देनदारी। इसमें सार्वजनिक खाते पर कोई देनदारियां भी शामिल हैं, कोई भी देनदारी शामिल होगी। ठीक है, याद रखना। 23-24 के अंत में राज्य की बकाया देनदारी 37.8% का अनुमान है। 20-21 में व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार पर बढ़ती निर्भरता के कारण हाल के वर्षों में बकाया देनदारी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी है ये आपको पता होना चाहिए। 25-26 के अंत में बकाया देनदारी जीएसडीपी के 37% तक होने की उम्मीद है। 2025-26 की भी बात है, 37% तक रहेगी। ठीक है, चलिए सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया 2016 में, आपको पता होना चाहिए। शराब राज्य उत्पाद का शुल्क का प्राथमिक स्रोत था। 12, 13 और 15, 16 के बीच में राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व जीएसडीपी के 0.8% से 1.8% से 1% के बीच था इसका। ठीक है, तो 2016 में लगाया गया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 के बिहार बजट के तहत वार्षिक योजना परिव्यय क्या है। 1 लाख करोड़, 60,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, उपरोक्त में से एक से अधिक। वैसे उपरोक्त में से एक से अधिक होगा ही नहीं, या इसमें हो सकता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा 1 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, वार्षिक योजना परिव्यय है। 23-24 के लिए 2,61,885.40 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। 22-23 के बजट अनुमान 2,37,691.19। ये पूछा जाता है पिछला वाले का भी, याद रखना। 19 करोड़ रुपए से 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है, लेकिन 22-23 में कितना था। तो 22-23 में भी 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया था। ठीक है, याद रखना भाई। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट आवंटन क्या है। 23-24 के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट आवंटन कितना है। 415 करोड़, 667 करोड़, 940 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा 940 करोड़। ठीक है, शहरी विकास के लिए टोटल 8783 करोड़ रुपया आवंटित है। टोटल याद रखना, शहरी विकास के लिए। इसमें से स्मार्ट सिटी के लिए 940 करोड़ रुपया दिया गया है। मतलब 8783 करोड़ रुपया टोटल जो शहरी विकास के लिए खर्च होना था, उसमें से 940 करोड़ रुपया किसको दिया गया, स्मार्ट सिटी को दिया गया। चालू मूल्यों पर 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग अनुमानित किया गया है। तो कितना किया गया है 7.5 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़, या फिर कोई नहीं, समझो छोड़ दो बाकी दो ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.59 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यही बी 8.5 लाख करोड़ रुपए, जो 2022-23 के 7.89 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.9% की वृद्धि है। मतलब 8.9% अधिक है इस बार, मतलब 23-24 में। पहले ये 7.89 लाख करोड़ था 22-23 वाले में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 21 से जून 22 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 11%, 9%, 6%। तो ये 6% है। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर है 6%। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर है 4.1%। ठीक है, याद रखना। 15 से 29 आयु वर्ग के लिए बिहार में बेरोजगारी दर है 20.1%, जो राष्ट्रीय स्तर पर 12.4% है, उससे अधिक है। दिसंबर 22 के महीने में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37.4% दर्ज की गई थी, जबकि उड़ीसा में सबसे कम 0.9% दर्ज हुई थी। दिसंबर 22 की स्थिति है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसमें दिसंबर 22, जनवरी 23 का करंट अफेयर भी है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 8.59 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो बात सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अभी हमने देखा है। ओके, अभी हमने इसको पढ़ा है। तो 8.59 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, तो बात सही हो गई। दूसरा है, राज्य जीएसटी को कर राजस्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये वाला सही है। सी वाला क्या था? राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.5% होने का अनुमान है। ये वाला देखिए, इसका पहला सही है और दूसरा भी सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी पूरी अगर व्याख्या देख लें तो इसकी व्याख्या के रूप में अगर देखेंगे तो 8.59 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 22-23 के 7.89 लाख करोड़ की तुलना में 8.9% की वृद्धि है। याद रखना, याद ये भी रखना, 23-24 में राज्य जीएसटी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है, जो कि 63% योगदान देता है। याद रखना, ये एसजीएसटी राजस्व 22-23 के संशोधित अनुमान से 26% बढ़ने का अनुमान भी है। यदि राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक है तो अधिशेष राशि को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। राजस्व अधिशेष क्या होता है? अगर राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक है तो, ठीक है, वही है राजस्व अधिशेष। 23-24 के लिए राजस्व अधिशेष है 4478.97 करोड़ रुपया। इस राजस्व अधिशेष का उपयोग किस में होगा? तो ये सड़क है, भवन है, विद्युत है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजना, इन सब में किया जाएगा इसका यूज। भौतिक सुविधाओं के लिए, भौतिक बुनियादी निवेश के रूप में इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद ये भी रखना, संशोधित अनुमान के अनुसार 22-23 में राज्य को 28,349 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। राज्य ने बजट पर 22-23 में 4748 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान मूल्य पर 21-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम होने का अनुमान है? तो इसमें कृषि है, विनिर्माण है, सेवा है। तो इसमें देखिए सबसे कम किसका योगदान होगा? तो इसमें सबसे कम योगदान होगा विनिर्माण का। ठीक है, ये याद रखना, विनिर्माण का योगदान सबसे कम है। सॉरी, ठीक है। अब इसमें देखिए कृषि का कितना है? 26%। विनिर्माण का कितना है? 15%। सेवा का कितना है? 59%। ठीक है, याद रखना भाई। बिहार बजट 23-24 के अनुसार किस क्षेत्र को सबसे अधिक धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ? ग्रामीण विकास को, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति को, स्वास्थ्य परिवार कल्याण को, किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है? देखिए अगर यहां पे बात करें तो ग्रामीण विकास को मिला कितना? तो ग्रामीण विकास को मिला हुआ है 25,270 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास को 25,270 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य परिवार कल्याण को कितना मिला? 16,704 करोड़ रुपए। तो खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति को कितना मिला है? ये मिला है 42,381 करोड़ रुपए। तो इसमें सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना? बी इसका सही उत्तर हो गया। बिहार में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई थी? वैसे जेंडर बजटिंग जो है ना, आपको पता होनी चाहिए, इसकी शुरुआत वैश्विक स्तर पर कहाँ से हुई है, भारत में इसकी कब शुरुआत हुई है,
क्या है जेंडर बजटिंग, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल बिहार में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी 2008-9 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसके माध्यम से, जीआरबी पहल के माध्यम से, ठीक है, जीआरबी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पहल के साथ बिहार जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पर शीघ्र शुरुआत करने वालों में से एक है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के लिए आवंटित बिहार का बजट 19-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% था, राज्य के बजट का 14% था, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य के कुल बजट अनुमान में 3 से 27% की वृद्धि हुई और जेंडर बजट में केवल मामूली सी वृद्धि हुई थी। ओके, जीआरबी क्या है, जीआरबी लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और नीतियों के लिए धन के आवंटन और उपयोग की एक बजटीय प्रथा होती है, ठीक है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बच्चों के लिए व्यापक बजट लाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। देखो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, मान लीजिए बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो हो सकता है कि बिहार के ही संबंधित प्रश्न पूछा जाए और ऐसा नॉर्मल हो ही जाता है, ठीक है। तो ये बिहार से बात चल रही, बिहार की बात हो रही है। केरल और असम के बाद बिहार 2019 में व्यापक बच्चों के लिए व्यापक बजट लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य बन गया था। 13-14 में बाल बजटिंग शुरू की बिहार ने 2013-14 में बाल बजटिंग की शुरुआत की। बजट बच्चों के अस्तित्व, उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, सुरक्षा, बाल भागीदारी के लिए बनाया जाएगा। बाल बजट में राज्य योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और स्थापित तथा प्रतिबद्ध व्यय शामिल होंगे, ठीक है। तो व्यापक बजट लाने वाला बिहार, भारत जो का तीसरा राज्य बिहार है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, कितना है, 4.98%, 2.98%, 3.98%। तो ये कितना है, तो ये है भाई 2.98% है, ठीक है, याद रखना 2.98% है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला द्वारा उसके जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या होती है, ठीक है, याद रखना। कितना, 2.1, 3.4 है, 3.2 है, 3.0 है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.0, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का TFR 3.4 से घटकर जो चौथे में था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में 3.4 हुआ करता था टोटल फर्टिलिटी रेट, इस समय 5वें में ये 3% हो गया, ठीक है, सही उत्तर हो गया 3। बिहार सरकार ने 23-24 में 10 लाख करोड़ रुपए के बजटीय व्यय का प्रस्ताव रखा है, तो कितना रखा भाई, 2.6 है ना, वैसे कितना है, 2,61,885 करोड़ है ना, जो 22-23 के बजट से 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक भी है, ठीक है, सही उत्तर हो गया 2.6। अगला प्रश्न, 23-24 का बिहार बजट पेश किया गया, किसके द्वारा बिहार बजट पेश हुआ है, तो ये भैया वित्त मंत्री रहे हैं विजय कुमार चौधरी द्वारा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने 23-24 के लिए अपने बजट में कृषि यंत्रीकरण के लिए कितने करोड़ सब्सिडी आवंटित की है, तो इसने कितने दिया, 100, 200, 3,000, तो कितना दिया भाई, 100 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, 100 करोड़, सही उत्तर ए हो गया। एक चीज और याद रखना, कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत जो सब्सिडी दी गई है वो कुल दी गई है 415 करोड़ रुपए, इसमें से कृषि यंत्रीकरण के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 22-23 की तुलना में 23-24 के बिहार बजट में किन दो क्षेत्रों में आवंटन में कमी देखी गई है। दो क्षेत्रों में कमी भी देखी गई है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, 22-23 की अपेक्षा 23-24 में कमी देखी गई। जैसे इसमें आ जाएगा कृषि, सड़क और पुल,
इन तीनों में कमी देखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना, कृषि, सड़क और पुल में कमी देखी गई है। अगर देखें शिक्षा के मामले में तो 23-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का 17.9% आवंटित हुआ, जो 22-23 में 14.8% से अधिक था। याद रखना। स्वास्थ्य के मामले में देखें 7%, पिछले वाले में 6.3% था। कृषि वाले में 3.3%, जो कि पिछले वाले में 5.8%। इस बार 3.3% है, 3.3% है कृषि के लिए, पिछले बार में 5.8% हुआ करता था। सड़क और पुल के लिए 4% है इस बार, पिछली बार 4.5% था। ग्रामीण विकास के लिए 10.7% इस बार आवंटित किया गया है और पिछली बार हुआ था 5.7%। पुलिस के लिए 4.9% आवंटित है, जो कि 4.3% पिछले की अपेक्षा अधिक है ना। हमें याद रखना भाई ये सब। ठीक है, चलिए, बिहार बजट 23-24 के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप में विशेष ध्यान दिया जाएगा किसके लिए? ते दिया जाएगा दलहन और तिलहन पर। ठीक है, सही उत्तर हो गया, चौथा कृषि रोड मैप दलहन और तिलहन पर ध्यान देगा। 23-24 के बिहार बजट में कई सारे मिशन शुरू हुए हैं, आपको ये याद रखना है। बिहार कदन्न मिशन, बिहार दलहन तिलहन विकास मिशन, फसल विविधीकरण मिशन। दलहन तिलहन पर विशेष ध्यान देते हुए चौथा कृषि रोड मैप भी लाया गया है। और एक चीज याद रखना, राज्य के कृषि बाजार प्रांगणों के आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा, ये भी शामिल है 23-24 के बजट में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बिहार बजट 23-24 के अनुसार किस राज्य की विकास दर 10% से अधिक है? किस राज्य की विकास दर 10% से अधिक है भाई? कौन सा राज्य है? इसमें देखिए, बिहार सबसे तेजी से विकास कर रहा है। ठीक है, भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है बिहार। ओके, अभी जल्दी का भी आंकड़ा आप लोगों ने देखा होगा, 10% का आंकड़ा पार कर दिया विकास के मामले में, विकास की रफ्तार में। तो बिहार की 10.98% वृद्धि की दर आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04% के बाद देश के शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें आंध्र प्रदेश भी है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान भी है, 10% से अधिक सभी की है। ठीक है, कहाँ 11.4% उसका है, आंध्र का 11.04% है, राजस्थान का, बिहार का भी लगभग 11% है भाई, तो एक से अधिक सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने 22-23 में राज्य उत्पादन शुल्क से जीएसडीपी के लगभग डैश राजस्व का बजट रखा, तो ये रखा है 11%, 1%, 10%, तो ये रखा है 1%। इसमें ये हमने पढ़ा है। ठीक है, पहले हमने इसकी व्याख्या पढ़ ली है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, बिहार में आउटकम बजट की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में आउटकम बजट की शुरुआत हुई है 2006-07 में, और जेंडर बजट कब शुरू हुआ? 2008-09 में। ठीक है, और बाल बजटिंग कब शुरू हुई? ये भी पता होना चाहिए आपको ना, क्योंकि तीसरा राज्य है भारत का जिसने इसकी शुरुआत की है व्यापक स्तर पर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 6-7 में आउटकम बजट की शुरुआत हुई है। अभी आउटकम बजट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन की निगरानी करता है, या फिर यूं कहें ये विभिन्न मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, याद रखना, आउटकम बजट जो होता है वो रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड नहीं आता बच्चों का, वैसे ही। ठीक है, याद रखना। ये 2006-07 में शुरू हुआ था। इसके द्वारा किए गए व्यय को देखा जाता है। आउटकम बजट एक प्रोग्रेस कार्ड होता है, वही रिपोर्ट कार्ड होता है कि विभिन्न विभागों ने पिछले वार्षिक बजट में आवंटित राशि के साथ क्या किया था। ये सभी सरकारी कार्यक्रमों के आउटकम को मापता है, और ये भी मापता है कि क्या धन उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उसे मंजूरी मिली। 6-7 वित्तीय वर्ष से किसी क्षेत्र का प्रबंधन करने वाला प्रत्येक मंत्रालय वित्त मंत्रालय को एक प्रारंभिक आउटकम बजट प्रस्तुत करता है। किसको? वित्त मंत्रालय को, इन्हें संकलित करने के लिए जिम्मेदार भी है। ठीक है, तो 6-7 में शुरू हुआ, तो भैया याद रखना। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? 8.68%,
10.98%, 11.04%। अभी हमने पढ़ लिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10.98% है। लगभग 11% भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के घटते क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम बताना है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, मुंगेर, बेगूसराय, बेगूसराय, पटना, मुंगेर। इसमें बताओ कौन सा सही हो जाएगा भाई। देखो एक से अधिक तो सही नहीं होगा, पहली बात, इसको ऐसे ही हटा दो। अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पटना का है, फिर आएगा बेगूसराय का, फिर आएगा मुंगेर का। कितना है? पटना का है भैया 1,15,239, 1 लाख, ठीक है। बेगूसराय का 45,497 है, और वहीं मुंगेर का है 42,793। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, बेगूसराय और मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तो ये पहला है, दूसरा है कि तीसरा है? तो इसके मामले में तो बिहार जो है तीसरा राज्य है, ठीक है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ओके, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य का कुल सड़क घनत्व है प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में 3166.9 किलोमीटर है। साथ ही यह देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे नंबर पे है। राज्य सरकार ने सभी मौसम के अनुकूल सड़कों पुलों के निर्माण रखरखाव के लिए 2015 से 22 के दौरान 76,483 करोड़ रुपए का निवेश किया। 22-23 में इस क्षेत्र के लिए 16,530 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया, ठीक है, याद रखना। सही उत्तर हो गया तीसरा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? 280 किलोवाट, 329 किलोवाट, 445 किलोवाट। तो ये थे 329 किलोवाट, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, 17-18 में जहां 280 किलोवाट हुआ करती थी ना, वो 21-22 में आते आते 17.5% की वृद्धि के साथ 329 किलोवाट हो गई है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के कुल पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? बहुत थोड़ा तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। 21%, 23.4%, 24.3%, कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ये कितना है? ये है 24.3%। याद रख, बिहार सरकार ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 35%, 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया है। इस सकारात्मक कार्रवाई के कारण वर्तमान में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार पुलिस में 28,994 महिलाएं हैं, जो राज्य के कुल पुलिस बल का लगभग 24.3% है, ठीक है। सही उत्तर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 20-21 में बिहार में फसल गहनता कितनी है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 141% है, 144 है, 147 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 144% है, याद रखना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है बिहार में 50.5 लाख हेक्टेयर। 21-22 कुल अनाज उत्पादन रहा 181 लाख टन, याद रखना है। गन्ना विभाग के अनुमान के अनुसार 21-22 में गन्ने का कुल उत्पादन 119.77 लाख टन हुआ, जिसमें प्रति हेक्टेयर 49.70 टन उपज शामिल थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 16 से 20 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65.8%, 69.5%, 70 वर्ष, क्या है इसमें से सही कौन सा है? इसमें जो सही है वो है 69.5 ईयर, 65.8, यही है ना, 65.8, 65.8 वर्ष तो पहले थी ना, अभी नए आंकड़े में 69.5 हो गई है, याद रखना। बिहार में जन्म समय जीवन प्रत्याशा 65.8 वर्ष से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 2006-10 से 16 से 20 में 69.5 वर्ष हो गई है, मतलब 10 वर्ष की अवधि में 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है, ठीक है। भारत के लिए 6 से 10 और 16 से 20 के मध्य में 3.9 वर्ष की वृद्धि हुई। वर्तमान में बिहार की कुल जीवन प्रत्याशा
जन्म के समय वाली 70 वर्ष से मात्र 0.5 वर्ष ही कम है, मतलब 69.5 है तो 0.5 है तो कम है। दीदी की रसोई एक समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है जिसकी शुरुआत की गई है जीविका द्वारा, पटना नगर निगम द्वारा, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसकी शुरुआत की गई है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा। दीदी की रसोई क्या है? एक समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है BRLPS द्वारा, जिसे जिला और उप विभागीय अस्पतालों में कैंटीन चलाने के लिए जीविका के नाम से जाना जाता है। अब वो अकादमिक संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। जीविका ने दीदी की रसोई चलाने के लिए बिहार सरकार के SC/ST कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दीदी की रसोई चलाने के लिए किसके किसके साथ समझौता किया है बिहार सरकार, जीविका ने किसके किसके साथ समझौता किया। ठीक है, वर्तमान में SC और ST कल्याण विभाग के तहत 14 स्कूल कैंटीनों में दीदी की रसोई चल रही। कुल मिलाकर 75 दीदी की रसोई कार्यरत है अभी तक, जो 700 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 18.3% की वृद्धि हुई, बिहार में तृतीय क्षेत्र में 60.7% की वृद्धि हुई, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% की दर से वृद्धि हुई है। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए द्वितीय क्षेत्र में 19.3% से घट गया है, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, सॉरी वृद्धि हुई। हाँ, बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 18.3% की दर से वृद्धि हुई है, सही बात है। ठीक है, नहीं सॉरी पहला तो गलत हो गया है ना। बिहार में तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये बढ़ गया है, बिहार में तृतीय क्षेत्र में 60.7% की वृद्धि हुई है, बात सही है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर बात करेंगे 21.4% से घटकर 21.2% के स्तर पर पहुंचा है। ठीक है, वैसे सही तो तीनों है। ठीक है, क्योंकि 19.3 से घटकर 18.3% की वृद्धि है द्वितीय क्षेत्र में, तृतीयक में 60.7% की वृद्धि सही है, और प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% की वृद्धि है। ठीक है, तो तीनों सही है, सही उत्तर इसका भी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय का प्रतिशत कितना है? तो इसका 23.5% है, 31.9% है, 42.4% है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 42.4%। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। पिछले 16 वर्षों में 5-6 से लेकर 21-22 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय में 11 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। मानव विकास के दो महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में भी एक समान प्रतिरूप दिखाई दिया। स्वास्थ्य पर व्यय 11 गुना, शिक्षा पर 8 गुना बढ़ गया। याद रखना, इस अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा रहा है। सरकार ने 5-6 में 31.9% से बढ़ाकर 21-22 में 42.4% कर दिया है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र पर प्रति व्यक्ति व्यय 5-6 में 801 रुपया था, अब इस समय 6156 रुपया हो गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 19 से 21 में बिहार में रिपोर्ट किए गए कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना है? 76.2%, 63.9%, 47.7%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76.2%। संस्थागत प्रसव 5-6 के 22% से बढ़कर हो गया है 19 से 21 में 76.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 54.2% अंक की ये वृद्धि दर्शाता है। नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार MMR 2015 से 17 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 165 से घटकर 18 से 20 में 118 हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 47 अंक की गिरावट भी आई। भारत के लिए गिरावट 25 अंक थी, याद रखना, जो 2015 से 17 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 122 से घटकर 97 हो गई।
ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है 21-22 में जीएसडीपी की वृद्धि में निम्न में से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान करता है? कौन से? मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पशुपालन, सीमेंट फैक्ट्री, कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें देखिए पशुधन भी है, मत्स्य पालन भी है, जल कृषि भी है, ठीक है, ये सारे के सारे हैं, और इसके साथ साथ खनन और उत्खनन भी इसमें शामिल रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री वाला मामला छोड़ देंगे, ओके, याद रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न है 21-22 में बिहार सरकार की कुल उधारी कितनी थी? 21-22 में बिहार सरकार की कुल उधारी कितनी थी? 30,445, 35,400, 40,445 करोड़ रुपया। तो ये थी 40,445 करोड़ रुपए, 40,445 करोड़ रुपए था। 21-22 के अंत में राज्य सरकार का बकाया कर्ज था 2,57,510 करोड़ रुपया। राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान, पूंजी पुनर्भुगतान 13,822 करोड़ और 87,146 करोड़ रुपया था। अगला प्रश्न है बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण है। आवश्यक अग्रगामी पश्चवर्ती संबंध के कारण, राज्य में फसल गहनता के कारण, सिंचाई विकास के कारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आवश्यक अग्रगामी और पश्चवर्ती संबंध के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना इसे, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लाभ क्या होते हैं भाई? ये कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार के साथ संपर्क के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल को नियंत्रित करके प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी, निर्बाध, पश्चवर्ती और अग्रगामी एकीकरण प्रदान करता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत निम्न में से किस उत्पाद पर सब्सिडी नहीं मिलती है? सुगंधित पौधा पे, चाय पर, मक्का पर, किस पे नहीं मिलती है? इस सब पे मिलती होगी ना सब्सिडी। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही, जिसमें नए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को 15% और किसान उत्पादक कंपनियों को 25% की पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई करेगा निवेशक तो 15% और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 25% है। इसके तहत 7 प्रमुख उत्पाद पहचाने गए हैं। मखाना है, फल है, सब्जी है, मक्का है, औषधीय पौधे हैं, सुगंधित पौधे हैं, शहद है, चाय है, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल हैं, इनको याद रखना चाहिए, सभी फसलों के बारे में याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बिहार में वर्ष 21-22 में कुल चीनी उत्पादन कितना था? 42.4 लाख कुंटल, 45.6 लाख कुंटल, 49.24 लाख कुंटल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 45.6 लाख कुंटल है, ठीक है। रिकवरी दर इसकी 9.6% भी है, ये भी याद रखना। इथेनॉल उत्पादन करने की डिस्टिलरी क्षमता 20-21 में 395 किलोलीटर प्रतिदिन की तुलना में 21-22 में 470 किलोलीटर प्रतिदिन हो गई है, ये याद रखना। विद्युत उत्पादन करने के मामले में 8 चीनी मिलों ने मिलकर 2021-22 में 88.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया है, ठीक है, तो याद रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण में कितनी राशि का निवेश किया गया था? कितनी निवेश किया गया भाई? 31%, 35%, 41%। एक से अधिक तो नहीं होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41%, याद रखना। 16 के तहत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 16 के तहत राज्य सरकार को पिछले 6 वर्षों में 60.86 हजार करोड़ रुपए में निवेश के प्रस्ताव मिले। बिहार में वर्तमान में 398 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इन कार्यरत इकाइयों में निवेश की गई कुल राशि है 3.39 हजार करोड़ रुपया, ठीक है। ये कितना टोटल भैया सबसे कुल मिला के जो खाद्य प्रसंस्करण के मामले में है वो है 1395 करोड़, 1395.65 करोड़ रुपया। तो ये 41% है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार पर्यटन पर व्यय की राशि कितनी है? बिहार पर्यटन पर तो 170.26 करोड़, 146.90 करोड़ या फिर 100 करोड़। उपरोक्त में से कोई एक से अधिक तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो सीधे सीधे बात हुई, तो यहाँ पे 146.90 करोड़ रुपया,
याद रखना, बिहार में धार्मिक विरासत, स्वास्थ्य, मनोरंजन, तटवर्ती सांस्कृतिक पर्यटन विकसित करने की क्षमता है। बिहार में पर्यटन पर खर्च 2021 में 70.20 करोड़ रुपया था। 21-22 में ये हो गए 146.90 करोड़ रुपया। बिहार सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, व्यवस्थित विकास के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के भीतर एक अलग प्रभाग बनाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 146.90 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कार्य जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, गलत बताना है, ध्यान रखना। ग्रामीण बिहार में पुरुष WPR 68.8% है, 68 था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 77.9% था। तो ये तो सही है। दूसरा है, शहरी बिहार के मामले में पुरुष WPR 64.6% था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 70% था। ये कुछ अजीब लग रहा है। तीसरा है, महिला WPR की तुलना में पुरुष WPR के संबंध में बिहार और भारत के बीच अंतर कम है। ठीक है, तो पहला और तीसरा तो सही है, इसमें दूसरा ही गलत है, तो इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। ठीक है, बी हो जाएगा। अब इसमें देख लेते थोड़ा सा। दूसरा जो गलत है वो इसलिए गलत है कि शहरी बिहार के मामले में पुरुष WPR अखिल भारतीय स्तर पर 75.7% की तुलना में 64.6% है। अखिल भारतीय स्तर पर कितना? 70% नहीं है, 75.7% है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये गलत हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वाहन पंजीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम बताना है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसमें सही कौन सा होगा? देखिए, 3 राज्य हैं, 20 से 22 के दौरान की बात बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहला, दूसरा है, तीसरे स्थान पर बिहार अपना आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, फिर बिहार आएगा। सही उत्तर हो गया सी। ओके, चलिए आगे देखेंगे। बिहार में ई गवर्नेंस के संदर्भ में हमको सही कथन बताना है। ठीक है, पहला है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु बिहार को उच्चतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है, लेन देन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दूसरा, औसतन प्रत्येक घर में 2 या अधिक मोबाइल कनेक्शन है। तीसरा है, लगभग हर घर में इंटरनेट की पहुंच है और 98.7% ग्राम पंचायतों भारत नेट के अंतर्गत कवर किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए दोनों, ये पहला तो सही रहा और दूसरा भी इसका सही है। पहला सही है, इसका दूसरा भी सही है और इसका तीसरा भी सही है। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले ने मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है? तो इसमें पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और लगभग चीज़ों की शुरुआत जो हुई है मुजफ्फरपुर में हुई। आपको ये चीज़ याद रखनी है। नॉर्मल तौर पर मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत हुई है। सफल कार्यान्वयन के बाद इसे बाकी 37 जिलों में भी लागू किया जाएगा। नागरिकों को केंद्र में रखते हुए इस परियोजना का लक्ष्य जिला स्तर से लेकर निचले स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों तक लगभग 13,000 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत करना है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। भूमि विवाद से संबंधित मामलों में बिहार पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से किस ऐप का उपयोग किया जाता है? भू समाधान, धरती पहल या विकल्प, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है भू समाधान। इसका सही उत्तर है। ठीक है, भू समाधान क्या है? बिहार के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर नजर रखने के लिए भू समाधान ऐप का उपयोग किया जाता है। पुलिस स्टेशन, सर्कल कार्यालय, उप विभागीय अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों जैसे क्षेत्र स्तरीय सरकारी अधिकारी तक भूमिका आधारित पहुंच प्रदान करके ऐप के अनुप्रयोग को और भी अधिक प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2021-22 में बिहार की उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी थी? 4965 मेगावाट, 7785 मेगावाट, 7869 मेगावाट। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है 7785 मेगावाट है। ठीक है, याद रखना 2017-18 में 4965 मेगावाट जो पहले हुआ करती थी वो 2021
22 में ये 6475 मेगावाट हुई, जो कि 30.4% से अधिक की वृद्धि दर हुई। 2021 मार्च से मार्च 2022 के बीच में कोयला आधारित थर्मल पावर में विकास दर रहा है 9.1% और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 130.6% की वृद्धि हुई है। तो 2021 में जहां 6422 मेगावाट हुआ करता था, वही अब 21-22 में 7785 मेगावाट हो गया है, जो 21.2% वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखना। अब ये 2024-25 तक चरणबद्ध तरीके से विभिन्न स्रोतों से 5841 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की योजना भी बनाई गई है, ये भी याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज और याद रख लेना, वार्षिक मांग कितनी है? वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता है बिहार को 42,320 मेगावाट की है। ठीक है, बिहार में 21-22 में वास भूमि के वितरण के लिए बजट का कुल आवंटन क्या था? 7148.99 करोड़, 7025.26 करोड़, 6351.68 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7148.99 करोड़ रुपए। 19-20 में ये 4057 करोड़ रुपया था, 21-22 में 7148 करोड़ हो गया है। याद रखना, योजना के विभिन्न घटकों के तहत कुल 88,494 पात्र परिवारों को होम स्टे भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो गया 7148.99 करोड़। 7 निश्चित 2 के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई। पहला है 30 सोलर लाइट प्राप्त करने के लिए, 20 सोलर लाइट प्राप्त करने के लिए, 10 सोलर लाइट। तो किसके लिए है? ये है 10 सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 10-10 सोलर लाइट लगाई जाएगी हर एक वार्ड में। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी पंचायतों का चयन हुआ है? 4290, 4450, 4500 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4290 है। 21-22 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के कार्यान्वयन के लिए 4290 पंचायतों का चयन हुआ है, ये याद रखना। और 99.5% की पूर्णता दर के साथ 57,690 वार्डों में काम पूरा किया गया है अभी तक। ठीक है, इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना के लिए कुल 8386 पंचायतों का चयन हुआ, जिनमें 1,14,691 वार्ड हैं। सभी संशोधित लक्षित वार्डों में से 1,14,507 वार्डों में काम हो चुका है, अभी बाकी बचे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, संख्या पूछी जा रही है। तो यह है 11.8 मिलियन। याद रखना, राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में अपग्रेड करने का निर्णय भी लिया है। 9 नए नगर परिषदों के साथ साथ 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और याद रख लेना, बिहार में शहरीकरण जहां 11.3% हुआ करता था, वो अब हो गया है 16.2%। ठीक है, ये नया आंकड़ा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के निम्न में से कौन से शहर लाभान्वित होंगे? राजगीर है, नवादा है, बोधगया है। तो इसका जो सही उत्तर है राजगीर इसमें आएगा। ठीक है, राजगीर, नवादा, बोधगया। ठीक है, गया भी आएगा इसमें। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये सभी के सही हैं और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ये राजगीर, नवादा, बोधगया, इस सब के सब रहेंगे इसमें। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए एक चीज और याद रखना, इस योजना के तहत हाथीदह नाम है, ब्रैकेट याद रखिएगा, हाथीदह कहाँ? मोकामा। ठीक है, में इंटेक वेल सह पंप हाउस का निर्माण कर गंगा नदी के अतिरिक्त जल को पाइप के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। कहाँ पर? हाथीदह नामक स्थान पे। कहाँ पे है? मोकामा में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के बैंक का बिहार में व्यापक नेटवर्क है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था, तो हमको याद रखना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है किसी का नहीं है इनमें से। ठीक है, याद रखना। 31 मार्च 2022 की स्थिति बताएं तो 7713 बैंक शाखाएं टोटल हैं। 31 मार्च 2021 की 7676 शाखाओं से 1% अधिक है। 5083 शाखाओं के साथ वाणिज्यिक बैंकों का राज्य में सबसे व्यापक बैंकिंग नेटवर्क है। इसके बाद 2110 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं हैं। ठीक है, मार्च 21 से मार्च 22 के बीच बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 40.5% थी।
वहीं मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी 112.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वैसे अगर देख लिया जाए व्यापक नेटवर्क के मामले में वैसे तो कहीं नहीं है, लेकिन हम अगर देखें संख्या के हिसाब से तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही सबसे आगे है। ठीक है, जिसकी 5,083 शाखाएं हैं टोटल। सॉरी, वाणिज्यिक बैंकों की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। उसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, तो वाणिज्यिक बैंक की सबसे ज़्यादा शाखा है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन मंत्रालय ने ग्लास रिपोर्ट जारी किया? ग्लास रिपोर्ट किसने जारी किया? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वैश्विक स्वास्थ्य परिषद ने। तो इससे किसने जारी किया भाई? या फिर कई सारी संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है, या फिर किसी ने नहीं जारी किया है? तो देखिए, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन तो इसमें शामिल है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें शामिल है। इसके साथ साथ यूएन वाटर भी इसमें शामिल है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। द्वारा स्वच्छता और पेयजल का वैश्विक विश्लेषण आकलन रिपोर्ट जारी हुई है। ओके, आपको याद रखना है, तो इसका सही उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, प्लस यूएन वाटर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न, महापरिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, सत्यदेव दुबे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, बाबा आमटे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। महापरिनिर्वाण दिवस क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री जी ने, और देश के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद किया है। परिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ साथ एक प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान, उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है क्या? महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बौद्ध नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर डी ई हो जाएगा, मतलब कोई नहीं, कौन है? डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय ने 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने किया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्वर धरोहर महोत्सव कलांजलि के तहत, पवाड़ा गायन के तहत, प्रवेगा के तहत। इसका जो सही उत्तर है वो है कलांजलि के तहत। इसके बारे में देखिए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से कलांजलि के तहत 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया है। कलांजलि के तहत याद रखना, सेंट्रल विस्टा में प्रति सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत की प्रतिष्ठित कला संस्कृति, भारतीय राज्यों की समृद्ध साहित्यिक कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संगीत कला साहित्य महोत्सव है। इस कार्यक्रम में आने वाले स्थानीय कलाकार बड़े और प्रसिद्ध कलाकारों के साथ एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, कलांजलि के तहत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमेरिका के शब्दकोश का वर्ष 2022 का शब्द है? लॉफेयर है, परमाकाइसिस है, गैसलाइटिंग है, कैरोलिन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गैसलाइटिंग। ठीक है, याद रखना, गैसलाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022 के लिए। 2022 में इस शब्द के लिए वेबसाइट पर सर्चिंग में 1740% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत की गई सत्येंद्रनाथ बोस की स्मृति में, सीवी रमन की स्मृति में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में, या फिर होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में शुरू की गई है प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम। पिछले 3 वर्षों में रक्षा और वैमानिकी एरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार के लिए व्यक्तिगत और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना किसके लिए है, 3 प्रतियोगिताओं के तहत कुल 5637 आवेदन हुए। इससे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में शुरू किया गया था। डीआरडीओ स्टार्टअप और अन्वेषकों इनोवेटर्स को उभरती प्रौद्योगिकियों में कुछ प्रमुख चुनौतियों को हल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाल में नेगलेरिया फाउलेरी समाचारों में रहा है, जीवाणु वर्ग से संबंधित है,
अमीबा से संबंधित है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, तो ये अमीबा वर्ग से संबंधित है। नेगलेरिया फाउलेरी नाम याद रखना भाई। ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसके बारे में हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। दक्षिण कोरिया ने नेगलेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमण और मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया है। किसने किया? दक्षिण कोरिया ने किया है। नेगलेरिया क्या है? एक अमीबा होता है, कोशिकीय जीव होता है। आपको याद रखना है इसकी केवल एक प्रजाति नेगलेरिया फाउलेरी मनुष्य को संक्रमित कर सकती है। पहली बार ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया 1965 में, और आमतौर पर गर्म ताजे जल के निकायों में पाया जाता है। ये नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है, याद रखना, फिर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। इस अमीबा के कारण होने वाला संक्रमण प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस है, जो मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है, ये भी याद रखना, ठीक है। निम्न में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? इसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न देख रहे हैं वो सारे के सारे आपको हमने जो संस्कृति आई इसके करंट पढ़ाए हैं उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, याद रखना। किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? कतर है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अर्जेंटीना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? अर्जेंटीना होगा ना, अर्जेंटीना इसका सही उत्तर है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित, कतर में हुआ था, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, फ्रांस को हरा कर जीता है अर्जेंटीना ने। विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में होती है, आपको ये भी याद रखना है। पहला फीफा विश्व कप 1930 उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ने जीत भी हासिल की थी। ट्रॉफी की बात करें 1930 से 70 तक दिया जाने वाला ट्रॉफी कप जूल्स रिमेट ट्रॉफी था, जिसका नाम उस फ्रांसीसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया जिसने टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था। 70 में प्रतियोगिता के लिए फीफा विश्व कप नामक एक नई ट्रॉफी शुरू हुई थी। फीफा नई ट्रॉफी कब शुरू हुई? 1970 में। उससे पहले 1930 से 1970 तक क्या चला था? ये ट्रॉफी कप जूल्स रिमेट ट्रॉफी, ये नाम था इसका पहले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया किसके लिए? आईटीबीपी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, भारतीय सेना के लिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए। ये शुरू हुआ है सीमा सुरक्षा बल के लिए, प्रहरी ऐप है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा संगठन के प्रशासन, प्रशिक्षण, संचालन की समझ बढ़ाने के लिए 13 बीएसएफ मैनुअल नियमावली में के संशोधित संस्करण को भी जारी किया। ये मैनुअल बीएसएफ जवानों के कार्यों को गति देने में सहायक होंगे। ये सभी रैंक के बीएसएफ जवानों और अधिकारियों के कार्यों को सरल बनाएंगे। प्रहरी ऐप के माध्यम से जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास, आयुष्मान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? बायोडाटा की उपलब्धता होगी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर शिकायत निवारण किया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होगी। ऐप जवानों को गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व की पहली इंट्राजेनल वैक्सीन है जो कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? स्पुतनिक है, इंकोवैक है, कोवोवैक्स है, जाइकोव डी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंकोवैक, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और याद रखना, भारत बायोटेक की इंट्राजेनल वैक्सीन BBV154 या इनकोवैक, नाम याद रखना, दोनों नाम क्या नाम है? BBV154 या फिर इनकोवैक विश्व की पहली इंट्राजेनल वैक्सीन है जिसे कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। ये किसने बनाया? भारत बायोटेक ने तैयार किया है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच ने। तो किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है इसको, ठीक है, याद रखना। इसमें विश्व से अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने की मांग की गई है। ये WEF की रिपोर्ट दावोस 2023 की बैठक से पहले जारी हुई, जिसका शीर्षक क्या था? शीर्षक याद रखना, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वैश्विक जोखिम को किसी घटना या स्थिति के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो यदि घटित होती है तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन के महत्वपूर्ण अनुपात पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है, याद रखना ये सब, ओके। चलिए आगे बात करेंगे, आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा
इंडियन स्कीमर के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान बन गया है? कौन सा स्थान है? कौन सा मुहाना है? आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुहाना है जो इंडियन स्कीमर के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान बन गया है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर सभी, या फिर कोई नहीं? तो इसमें जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी का मुहाना है। ठीक है, याद रखना। वहां पे कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 250 भारतीय स्कीमर्स देखे गए हैं। भारतीय स्कीमर का एक अन्य सामान्य नाम है इंडियन सीजर्स बिल, याद रखना। भारतीय स्कीमर भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहानों पर पाए जाते हैं। ये सर्दियों में विशाल क्षेत्रों में फैल जाते हैं, याद रखना। इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। सही उत्तर गोदावरी हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, आपको याद रखना चाहिए। इसके बारे में देखें तो हिंदी विश्व भर में भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं। मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2006 में। उस दिन को चिन्हित करता है जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है, याद रखना। 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन हुआ, याद रखना है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसे विश्व भर में वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना है। इसे भारतीय भाषा के प्रयोग के बारे में जागरूकता फैलाने, हिंदी भाषा के उपयोग, प्रचार से संबद्ध मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इस बार 2023 में विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है फिजी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया कहाँ पे? तमिलनाडु में, गुजरात में, नई दिल्ली में, केरला में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। केरल में है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एशिया के ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय उद्घाटन हुआ। पांडुलिपि क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ। चलिए इसमें और कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, केरल है? तो ये तो उत्तर प्रदेश है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश कहाँ? भोपाल में। कौन सा स्टेडियम? तात्या टोपे नगर स्टेडियम है, उसी में हुआ है। 27 खेल प्रतिस्पर्धाएं रहीं। 900 से अधिक पदकों के लिए देश भर से लगभग 6000 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। पहली बार इसमें क्या क्या जोड़ा गया है? तो कयाकिंग जोड़ा गया, कैनोइंग जोड़ा गया, कैनो स्लैलम जोड़ा गया, तलवारबाजी को इसमें हिस्सा बने हैं पहली बार ये सब। ठीक है, थीम क्या रही? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ऐसे थीम रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 में, खेलो इंडिया यू स्कूल गेम्स के नाम से हुआ था। इन खेलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 22-23 18 से 28 जनवरी के बीच में हुआ है। दूसरे चरण का उद्घाटन इन्होंने किया। खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक हुआ था। खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो जिला, बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है। उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिए प्रेरित करता है। इस खेल महाकुंभ के दौरान कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल आदि जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इन खेलों के माध्यम से प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार सरकार ने पहली बार पुरातात्विक स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर जुर्माना लगाया है। कितने का जुर्माना लगाया? 1000 रुपये का। याद रखना, 1000 रुपये का जुर्माना लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 को
स्वीकृति मिली 12 दिसंबर 2022 को। पहली बार सरकार ने सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। ठीक है, याद रखना। तो पहली बार कोई करेगा तो 1000, और दूसरी बार कोई करेगा तो 1500, और उसके बाद अगर हर बार करता तो 2000 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में 1000 है, दूसरी बार में 1500 होगा, तीसरी बार मतलब अगर उसके बाद वो हर बार करता रहता तो हर बार उसको 2000 रुपया देना पड़ेगा। बिहार का निम्न में से कौन सा जिला राज्य की औद्योगिक विकास रैंकिंग में पहले स्थान पर? कौन सा जिला राज्य की औद्योगिक विकास रैंकिंग में पहले स्थान पे है? पटना है, सिवान, बेगूसराय, या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सिवान। याद रखना, 13 दिसंबर 2022 को राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है। किसने किया है? राज्य उद्योग विभाग ने किया है। औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों को रैंकिंग दी गई। याद रखना, औद्योगिक विकास की इस रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक पाया है, 73.5 अंक पहले, और पटना है दूसरे नंबर पे 68 अंक के साथ। फिर मुंगेर है, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा, कैमूर जिलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया है। मतलब फर्स्ट है सिवान, दूसरा है पटना, तीसरा मुंगेर, चौथा शेखपुरा, पांचवां सहरसा, किशनगंज छठवां, सातवां बक्सर, बेगूसराय सातवां, आठवां, नौवां नालंदा, 10वां है कैमूर आपका। ठीक है, अंतिम पायदान पर 5 जिले हैं, याद रखना है। उसमें बांका आ जाएगा, सबसे नीचे है बांका, उसके ऊपर है सुपौल, उसके ऊपर है गया, उसके ऊपर है मधेपुरा, उसके ऊपर है कटिहार। ठीक है, मतलब 38 नंबर पे बांका है, 37 पर सुपौल है, 36 पर गया है, 35 पर मधेपुरा, और 34 पर आपका कटिहार आएगा। ठीक है, ये हो गए 38 जिले। अगला प्रश्न, 13वें पटना फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित आखिरी फिल्म कौन सी थी? 13वां पटना फिल्म महोत्सव। मट्टो की साइकिल, लौट रही है बेला एक्का, या फिर संबदिया, क्या है? मट्टो की साइकिल आखिरी फिल्म थी, याद रखना। यह 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक पटना मनाया गया। आयोजन हुआ था कालिदास रंगालय पटना में। 13वें फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हिंदी के वरिष्ठ कवि IIT हैदराबाद के प्रोफेसर हरजिंदर सिंह लालटू ने इसका उद्घाटन किया था। पहले दिन 2 साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, जिनमें संबदिया फणीश्वरनाथ रेणु और लौट रही है बेला एक्का अरुण प्रकाश की है। ये दोनों पहले दिन। फिल्म महोत्सव में दिखाई जाने वाली आखिरी फिल्म थी मट्टो की साइकिल। इस फिल्म का प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। सही उत्तर हो गया मट्टो की साइकिल। अगला प्रश्न, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज में शीर्ष पर है? गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो इसमें देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं है टॉप पे। ठीक है, अब देखिए, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना का औपचारिकीकरण हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 29 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। उद्देश्य था मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी, व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। यह योजना वर्तमान में 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। बिहार उद्योग विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना को लागू करने में बिहार देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बिहार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिहार तो दिया ही नहीं गया ना। चलिए, अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में पहले सेल्फ मूट और डिजिटल कोड का गठन किया गया है? मुंगेर है, भागलपुर, पटना है? तो इसमें देखिए, इसमें भागलपुर आएगा। ठीक है, बिहार राज्य के लोगों के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के लिए भागलपुर के कहां पर भैया? भागलपुर के नाथनगर में। नाथनगर का भी नाम याद रखना, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोड बनाया गया है। नाथनगर के नूरपुर में, नूरपुर है, नाथनगर के नूरपुर, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, नाथनगर के नूरपुर में। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसी के बाद समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा तो ही अगला पार्ट मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिलहाल नहीं देखेंगे तब भी हम बनाएंगे ही, क्योंकि कुछ तो देखते ही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।